गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो। देखो बच्चों, आज हम जो राजनीतिक विज्ञान में लेसन ले रहे हैं वो लेसन फर्स्ट है। इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है उससे भी, और फिर बाद में लास्ट में मैं आपको इसका जो है फोटो आपको भेज दूंगी, तो इससे आपको पूरा लर्न हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब साझेदारी का मतलब होता है भागीदारी, हिस्सेदारी, ठीक है, शेयरिंग। यहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। सत्ता यानी पावर, पावर की शेयरिंग यहाँ पर की जा रही है। अब ये संबंध किससे जुड़ा है बच्चों? ये राजनीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आती है लोकतंत्र की, हम चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र के ऊपर, कि लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है कि लोकतंत्र ही वो व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है शक्तियों का। किसके बीच में? जो शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन 3 अंगों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है। ये मूल मंत्र है किसका? लोकतंत्र का। दूसरा, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत, मतलब लोकतंत्र किस पे टिका हुआ है? बुनियादी सिद्धांत क्या होता है कि इसी में सारी जनता जो होती है राजनीतिक शक्ति का स्रोत मानी जाती है। मतलब पावर कहाँ से आती है? जनता के द्वारा आती है। तो अगर अपन इसका अर्थ देखते हैं, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अर्थ। साझेदारी बच्चों होती है देश के भीतर ही रहने वाली जनता जो है, नागरिक जो है, उनको जब सत्ता में, पावर में हिस्सेदार बनाया जाता है या भागीदार बनाया जाता है, ठीक है। जब एक देश के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी वर्गों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, किसी भी जाति के हो, भाषा, धर्म, मतलब देश के भीतर, देश की सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी लोगों को जब सत्ता में भागीदार बनाया जाता है तो उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें हम 3 हिस्से करते हैं। 3 हिस्से से तात्पर्य कि पहले पोर्शन में तो मैं आज आपको समझाऊंगी सत्ता की साझेदारी क्या है, उससे संबंधित हम कुछ मूल जो बातें हैं उसको समझेंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे। फिर सत्ता की साझेदारी को यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से दर्शाया गया है, 2 देशों का उदाहरण दिया गया है। एक तो नाम से आप परिचित हैं, दूसरे से शायद परिचित होंगे, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ। पहला नाम तो एक देश का श्रीलंका, ठीक है, और दूसरा है यूरोप का एक देश है बेल्जियम। ये 2 देशों की यहाँ पर स्थिति बताई गई है कि किस तरह से एक देश में वहाँ की जनता को भागीदार बनाया गया तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहीं, और एक देश में वहाँ के सरकार ने जनता को अपनी सत्ता में भागीदार नहीं बनाया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ रही। तो आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, ये बुनियादी सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा मूल मंत्र क्या होता है लोकतंत्र में कि इसमें सत्ता का, पावर का बंटवारा हो जाता है शासन के अंगों के बीच में। और सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है कि देश के भीतर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जो भी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा के हों, उन सभी को बराबर पावर में शेयरिंग दी जाती है, सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाती है। तो हम कहते हैं ये क्या हो गया? सत्ता की साझेदारी। आ गया इतना समझ में? कुछ बच्चों को जो है या तो ये कहना चाहिए कि वो बार बार इसको सुनते नहीं हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं। आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ही चैप्टर समझ में आएगा। तो आपको इसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, तो आपको आगे का पोर्शन भी समझ में आएगा। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें जो कुछ डेफिनेशंस आई हैं, जैसे एक शब्द आया है जातीय। जातीय से क्या तात्पर्य है? ऐसा जातियाँ होती है ना, अपने अलग अलग जातियाँ हैं, तो क्या ये विभाजन है समाज में? तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को मानता है, वो तो होता ही। आज एक जाति दूसरी जाति से अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में अलग होती है, उनके अलग कस्टम्स होते हैं, हमारे अपने अलग कस्टम्स होते हैं, तो हम एक दूसरे से क्या होते हैं? अपनी संस्कृति में अलग होते हैं।
तो देश में रहने वाला ऐसा जातीय समूह जिसकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, वो अपनी अपनी संस्कृति को मानता है, उसे कहते हैं जाति। फिर एक आता है बच्चों शब्द बहुसंख्यक, और एक शब्द आता है अल्पसंख्यक। तो इसको तो हम शब्द से समझ सकते हैं, बहुसंख्यक है जो संख्या में ज़्यादा हो, और जो संख्या में ज़्यादा ना हो, कम हो, वो हो जाता है अल्पसंख्यक। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बहुसंख्यक शब्द के आगे एक शब्द जोड़ दिया है वाद। यहाँ पे मैंने लिखा है बहुसंख्यक वाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक देश में जब संख्या में जो लोग ज़्यादा होते हैं वो भी रहते हैं, और एक संख्या में कम लोग होते हैं वो भी रहते हैं। ठीक है। पर अगर वो बराबरी से रह रहे हैं, सरकार उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर होता क्या है कि जब किसी एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म के लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं, बहुमत में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि हम तो देखो संख्या में ज़्यादा है तो हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो ये मनमर्जी किसके ऊपर थोपेंगे? देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के ऊपर। उनकी मांगों को ना मानना, अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपना, उनकी मांगों की अवहेलना करना, जब ये ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो एक राजनीतिक मान्यता है कि भाई जो संख्या में ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? अल्पसंख्यकों के ऊपर अपना राज करेगा या उनकी मांगों की अवहेलना करेगा। एक ही मान्यता चली आ रही कि ऐसा होता है कि जो लोग बहुसंख्यक होते हैं वो अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं और अपनी इच्छाओं को थोपते हैं अल्पसंख्यक में। उनकी बातों को सुनना नहीं, उनकी बातों को मानना नहीं। और ऐसे में अगर वहाँ की सरकारें भी शामिल हो जाए, सरकार भी उसी वर्ग की हो जो बहुसंख्यक हो, और वो भी अगर इस तरह से आचरण करने लगती है, तो ये हो जाता है बहुसंख्यकवाद। और तब देश में स्थितियाँ किसकी हो जाती हैं? अगला पॉइंट बता रही हूँ मैं, गृह युद्ध। आपने युद्ध शब्द सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को अर्थ नहीं पता है युद्ध और गृह युद्ध के बीच के अंतर का पता नहीं है। युद्ध तो बच्चों क्या होता है? एक देश का दूसरे देश के बीच में होता है, सीमाओं पे, बॉर्डर पे जो लड़ा जाता है। ठीक है। जब एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो उसको रोकने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है। किंतु जब ऐसी स्थितियाँ देश के भीतर बनने लगती हैं कि जब विभिन्न जातीय समूह, विभिन्न गुटों में आपस में कोई ऐसी लड़ाइयाँ हो जाए, हिंसक रूप हो जाए, या सरकार विरोधी जो लोग होते हैं वो ऐसा हिंसक प्रदर्शन करने लगे, मतलब देश के भीतर ऐसे हालात हो जाए, ठीक है, ऐसा लगने लगे कि देश के भीतर ही कोई युद्ध छिड़ गया, ऐसी हिंसक लड़ाई, उसे कहते हैं गृह युद्ध, सिविल वार। करते कौन है? देश के भीतर रहने वाले लोग जो सरकार से असंतुष्ट हो जाते हैं या आपस में गुटबाजी में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो देश का माहौल इतना बिगड़ जाता है कि ऐसा लगता है मानो देश जल रहा हो, वहाँ पे युद्ध छिड़ गया हो। उस स्थिति को कहते हैं गृह युद्ध। ये चूँकि देश के भीतर हो रहा है इसलिए इसको पर कहते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध ने देश के भीतर, और एक युद्ध होता है जो देश के बाहर सीमाओं पर लड़ा जाता है। ठीक है। आगे फिर आते हैं तर्क। तर्क है ना, जहाँ अपनी बात रखते हैं। यहाँ पे आ रहा है युक्ति परक। युक्ति अपन कहते हैं दिमाग लगाते हैं, तरकीब लगाते हैं। तरकीब कब लगाई जाती है? दिमाग कब दौड़ाया जाता है? जब हमको किसी चीज़ से लाभ प्राप्त करना। ठीक है। तो हमें किसी बात से हानि होगी या लाभ होगा, हम जब इसका पूरा जोड़ तोड़ लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो हानि और लाभ को ध्यान में रख करके जब हम कोई फैसला लेते हैं उसको कहते हैं युक्ति परक। ठीक है, ये हो जाता है युक्ति परक। फिर हम आते हैं, ये जो अभी हमने बात की थी कि सत्ता का डिवाइडेशन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो ये किस प्रकार से हो रहा है? एक हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एक वर्टिकल हो रहा है। ठीक है। तो किस तरह से हो रहा है? क्षैतिज वितरण, दो तरह के वितरण है, और ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण मतलब जिसे अपन कहते हैं आड़ा वितरण, क्षैतिज को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का विभाजन, जो भी हमने ऊपर बात की थी। मतलब शासन के जो अंग हैं उनके सबके पास अपनी अपनी पावर है, वो अपनी इस पावर का अपनी सीमा के भीतर रह करके इस्तेमाल करते हैं। फिर भी ये लोग तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। ये आपस में एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। ठीक है। और ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे पृथक्करण तो हुआ शक्तियों का, पर एक नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी यहाँ पर होता है। सत्ता का वितरण, मतलब तीनों अलग अलग अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पर तीनों का एक दूसरे से जुड़ाव भी है, तीनों एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर भी हैं।
और यहाँ पे शक्तियों का वितरण भी हुआ है। ये हो गया क्षैतिज वितरण। एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक सरकारें जो होती हैं, आपको पहले भी पता है, आप छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे ऊपर हमारी होती है सबसे बड़ी सरकार, देश की सरकार, जिसको हम कहते हैं केंद्र सरकार, पहला स्तर सबसे ऊंचा उच्च स्तर पे। फिर उससे नीचे होती है राज्य सरकारें और उससे नीचे होती है स्थानीय सरकारें। तो उच्च से लेकर के निम्न स्तर के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है। अब हम ये जो कह रहे हैं साझेदारी, जो हमने चैप्टर का नाम लिखा है सत्ता की साझेदारी, तो जब ये साझेदारी होती है, पावर की शेयरिंग होती है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, फ़ायदा ये होता है कि जब हम सबसे मिलजुल करके कार्य करते हैं तो लोगों में एक अपनापन, अपनत्व की भावना विकसित होती है, देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित होती है, आपसी मनमुटाव, टकराव को टाला जा सकता है, कोई ऐसे गृह युद्ध की संभावनाएं नहीं होती हैं। देश में रहने वाले सब लोगों को लगता है कि हाँ भी हम देश में रह रहे हैं, ये देश हमारा है, क्योंकि देश की सरकारें हमारे बारे में विचार कर रही हैं। तो उनको अकेलापन नहीं महसूस होता, बेगानापन महसूस नहीं होता। बेगानापन है ना, जो हम अपने को लोगों के बीच में रह करके भी अकेले महसूस करते हो, तो ऐसा तब महसूस नहीं होता, क्योंकि सभी वर्ग मिलजुल करके रहते हैं, उनमें अपने आप को अकेलापन नहीं लगता है, कोई टकराव नहीं होता है, सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो देश का विकास भी होता है, किसी प्रकार की गृह युद्ध की स्थितियाँ नहीं आती हैं, और सब अपनत्व की, भाई बंधुत्व की भावना से रहते हैं। तो ये होता है साझेदारी से लाभ, मतलब जब हम मिलजुल करके कार्य करते हैं। और जब हम एक ही पक्ष को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं, तो स्वाभाविक है दूसरा पक्ष नाराज़ होगा ही। फिर वो अपनी नाराज़गी कैसे व्यक्त करेगा? पहले वो बातचीत के जरिए करेगा, जब उसकी बातचीत नहीं सुनी जाएगी, जब उसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो फिर वो क्या करता है? गुट हिंसक रास्ता अपनाता है। और वो हिंसा का फिर क्या होता है? बड़ा रूप देश के भीतर गृह युद्ध की स्थितियाँ हो जाती हैं। फिर एक आता है सामुदायिक सरकार। से क्या तात्पर्य है? अलग अलग समुदायों के द्वारा जब अपनी अपनी एक सरकार बना ली जाती है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे वो किसी समुदाय के आधार पर हो, जिसका चुनाव एक ही वर्ग के लोग करते हैं, जो एक ही धर्म को मान रहे हो, एक ही जाति के हों, एक ही भाषा बोलने वाले हों, तो उनकी जो सरकार होती है वो उन्हीं के लिए भी कार्य करती है, उन्हीं के हित के लिए कार्य करती है, उनकी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य करती है। ऐसी सरकार होती है सामुदायिक सरकार, जिसका गठन कौन करते हैं? एक ही वर्ग के, एक ही जाति के, एक ही समुदाय के या एक ही भाषा बोलने वाले लोग इसका जो है गठन करते हैं, और ये सरकार भी उन्हीं के हित के लिए कार्य करती है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उससे संबंधित मामले जो होती है वो देखती है। फिर एक आता है बच्चों मिली जुली सरकार। देखिए, जब चुनाव होते हैं, ठीक है, तो कई बार तो पक्ष में किसी एक के ज़्यादा वोट आ जाते हैं, बहुमत की सरकार हो जाती है। कई बार क्या होता है, संसद में किसी एक दल का बहुमत नहीं होता है, तो लोग एक दो दल मिला करके या ज़्यादा दल मिला करके अपनी एक मिलजुल करके सरकार बना लेते हैं। ठीक है। तो जब एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अनेक दल मिलजुल करके सरकार बना लेते हैं। ऐसी सरकार को मिलीजुली सरकार या साझा सरकार भी कहते हैं। यहाँ साझा शब्द फिर आ गया, सत्ता की साझेदारी जब मिलजुल के होता है, तो जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अनेक दल मिलकर के और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी मिलीजुली जो वर्ग की स्थिति बनती है, दल की स्थिति बनती है, उसे कहते हैं मिलीजुली सरकार। तो अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ बातें आपको और समझा रही हूँ, इसमें ध्यान से सुनिएगा कि हम इसके अंतर्गत क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझाया जा रहा है आपको। यहाँ पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी की। अब इस सत्ता की साझेदारी का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया। अब इससे लाभ क्या क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया कि जब प्रशासन सभी लोगों को भागीदार बनाता है तो उस देश में वहाँ पर अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि साझेदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि लोकतंत्र का मूल मंत्र भी हमने देखा यहाँ पर कि सत्ता की साझेदारी होती है, तो ये एक मूल मंत्र है। इसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब लोगों को प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है तो देश को एक मजबूती मिलती है, क्योंकि सब लोग साथ में हैं, सब साथ में होते हैं तो देश आगे बढ़ता है, देश का विकास होता है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। फिर जब बिना किसी भेदभाव के सबके जातियों के हितों का ध्यान रखा जाता है,
देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं का आदर किया जाता है, उनको आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं, उनके लिए विकास के रास्ते खोले जाते हैं। और इसके लिए सरकार खुद इन्वॉल्व होती है। जब सरकार खुद चाहती है कि सभी वर्गों का कल्याण हो, तो ऐसे में देश भी बिना रुकावट के प्रगति के पथ पर आगे चलता रहता है। और जहाँ कहीं भेदभाव हुआ और अलग अलग, देखिए समाज में असमानताएं होती हैं, सब कोई समान नहीं है, अलग अलग जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भी स्वाभाविक है कि आज अपने देश की बात कर अपन करते हैं तो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न भाषाई समूह हैं, विभिन्न धार्मिक समूह हैं, सब अलग अलग तरह के लोग हैं। पर हमारे यहाँ सबको समानता स्वतंत्रता मिली है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। पर अगर सरकारें भेदभाव करने लगती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग वर्ग बन जाते हैं जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो जाते हैं। और जब ये विरोधी हो जाते हैं तो ये अपनी जो है बातें मनवाने के लिए, अपने हक के लिए फिर इस तरह से प्रदर्शन या हिंसक रूप के द्वारा अपनी मांगों को रखते हैं। और जब सरकारें जब इसको नज़रअंदाज कर देती हैं, अवहेलना करती हैं, तो फिर देश की स्थिति जो होती है वो नाजुक हो जाती है और देश में गृहयुद्ध की स्थितियाँ बन जाती हैं और उस स्थिति में देश का विकास रुक जाता है। तो सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ हैं। अब हम कह रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद जो भी हमने पढ़ा, अभी आपको बताया था, बहुसंख्यक जब किसी देश में रहने वाले एक ही वर्ग के, एक ही जाति के लोग जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, जब अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, जनता के ऊपर अपनी मांग थोपने लगते हैं, अपनी मनमर्जी थोपने लगते हैं, तो बहुसंख्यकवाद से कमियां क्या क्या होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कमियां क्या क्या बहुसंख्यकवाद से। देखिए, सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही अपने कल्याण की बातें करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, अपनी भाषा को देश की भाषा घोषित कर देना, अपने धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर देना, अपने ही वर्ग के लोगों को नौकरियों में प्रथम अवसर देना, दूसरे लोगों को अवसर नहीं देना। मतलब हर क्षेत्र में, चाहे अपनी भाषा हो, चाहे अपना धर्म हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, हर जगह प्रमुखता किसको दी जाती है, जो लोग बहुसंख्यक हैं उन्हें। अल्पसंख्यकों को कोई योगदान जो यहाँ पर नहीं मिलता है। और ऐसे में उनके संबंध जो होते हैं लगातार क्या हो जाते हैं, बिगड़ते ही जाते हैं। और इसका असर किस पे दिखाई देता है, देश के ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पे बच्चों हम दो देशों की बात करेंगे जो अगले इसमें हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। एक तो श्रीलंका की स्थिति देखेंगे और एक देखेंगे बेल्जियम की। श्रीलंका में बच्चों बहुसंख्यकवाद का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए वहाँ पर गृहयुद्ध की स्थितियाँ बन गई। जबकि बेल्जियम की सरकार ने बहुत सोच समझ करके, और यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा था युक्तिपरक, युक्तिपरक मतलब पूरा हानि लाभ का अंदाज़ा लगा करके, और उन्होंने जब एक निर्णय लिया तो उसमें जब सबको बराबर के अधिकार दिए, वो क्या दिए, कैसे दिए, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इससे क्या हुआ, वहाँ देश में शांति बनी रही। तो वहाँ के नेताओं ने जो समझदारी वाला कदम उठाया, उससे वहाँ पर गृहयुद्ध की स्थितियाँ नहीं आई। तो कैसे सरकारें ही गलत निर्णय ले लेती हैं, तो एक देश में देखिए स्थिति कितनी बिगड़ गई, गृहयुद्ध की नौबत आ गई, और एक देश में स्थितियाँ संभली रहीं, तो वहाँ पर इस तरह से कोई भी स्थितियाँ नहीं बनी। तो यहाँ पर आपसी झगड़े हो जाते हैं, उनको सुलझाने का कार्य किसको करना होता है, देश की सरकारों को हो जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि प्रजातंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के बिना प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। प्रजातंत्र का मूल मंत्र यही है कि सत्ता की साझेदारी हो। बुनियादी शक्ति, बुनियादी सिद्धांत यही है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, कि सबको साथ में लेकर चलना होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। और आप इसको ध्यान से, और ये जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, अभी मैं आपको इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगी, बता दूँगी आपको। ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है, ये सारे, ओके। आप इसको गौर से देख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको।